नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। वक्त हो चला है दो दनादन का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अब से कुछ ही देर में पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन का ये पहला महामंथन होने जा रहा है। आरजेडी कार्यालय में हो रही इस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल होंगे और बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। बैठक को लेकर घटक दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि ये बैठक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखी गई है और इस बैठक के खत्म होने का इंतजार सभी को है, क्योंकि इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या वाकई इस बैठक में तेजस्वी का चेहरा निकलकर सामने आएगा या नहीं, क्योंकि इस पर अभी भी संशय बरकरार है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। रवि, इस वक्त वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? सुबह महागठबंधन की जो बैठक है अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो जारी है और आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और राज्यसभा के जो सांसद हैं संजय यादव, वो तीनों एक साथ एक गाड़ी से यहाँ पे पहुंचे हैं। वाम दल के जो तीनों घटक हैं, सीपीआई, सीपीएम और माले, उनके तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं। इंतजार है बस कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे, और मुकेश सहनी जो वीआईपी से हैं उनका इंतजार सबको है, वो यहाँ पे पहुंचते हैं। उसके बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बैठक से ठीक पहले जो है वो सीपीआई माले के जो राज्य सचिव हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। एक तरफ जहाँ पप्पू यादव तेजस्वी के चेहरे पर जहां पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आरजेडी का ये घोषणा है कि तेजस्वी चेहरे होंगे, लेकिन माले ने अभी से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मान लिया है। कुणाल ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी है, गठबंधन के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये जो है वो बात ही है कि सबसे जो चेहरा होंगे वही होंगे, लेकिन ये बैठ करके बातें हो जाएंगी, ये इसमें कोई समस्या नहीं है। उनका कहना है कि जो सीटों को लेकर के है वो बातें होंगी और किन मुद्दों पर चुनाव में पूरे गठबंधन जाना है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, इन तमाम विषयों पर इसमें बैठक में आज बातें होंगी। देखना होगा कि बैठक जब खत्म होती है तो किन किन मुद्दों पर ये मोहर लगती है। वाकई रवि, इंतजार करना होगा कि ये बैठक जब खत्म होगी तो क्या वाकई इस बैठक से तेजस्वी का चेहरा निकलेगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बढ़ते आगे, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से बड़ी मांग रख दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की मांग रखी है, क्योंकि ये क्षेत्र कांग्रेस की जमीन रही है और आरजेडी को सीमांचल में कांग्रेस के लिए सीट छोड़नी चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी के सीएम चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा बताना ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं, ऊपर। लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि हमको 70 से ऊपर दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से अगले बार आप जिस सीट पर लड़े, जीते ही नहीं कभी, और आपने दे दिया, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत राय, एक तरफा स्वीकार नहीं करना। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने की बात कही जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील भी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। और इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर एक बार वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों के हक में बताया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world, and despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim communities? If so much of waqf properties are being mismanaged by few of the powerful people who are, in a very surreptitiously mishandling the entire waqf properties. मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज भी ईडी पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा आज भी अपनी पत्नी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा ने से 2008 के हरियाणा के गुरुग्राम लैंड डील मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। पिछले 2 दिनों में वाड्रा से 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई है। महागठबंधन की बैठक के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 20 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बक्सर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा पटना के बापू सभागार में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। क्रम 2 है यहाँ पे जी। एक तो है आपको बक्सर में जी, और जो वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, और एक है बापू सभागार में जो एक संस्था है, वो संस्था में के लोगों के साथ संवाद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय अब रह गया है और ऐसे में सभी दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। महीनों से जारी पोस्टर पॉलिटिक्स में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। पटना में युवा कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए और पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर निशाना भी साधा है। इस पोस्टर के आने के बाद एनडीए के नेता कांग्रेस पर ही पलटवार कर रहे हैं, तो महागठबंधन के नेता के निशाने पर नीतीश सरकार है। पूरा नहीं होगा। अगर 20 साल देख लिया है तो टीम का चश्मा उतारिए और देखिए बिहार पहले कहां था और आज कहां है। विकास का काम कितनी तेजी से हुआ और हो रहा है। इसलिए आपके चाचा चलेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे और तेज दौड़ेंगे। राजद की बैसाखी पर चलने वाली कांग्रेस को पूछता ही कौन है। लगाते रहिए बैनर पोस्टर, निकालते रहिए भड़ास। इसका बिहार वासियों के मन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 20 साल में नीतीश ने कर दिया बिहार का बुरा हाल, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, बिहार में शासन और प्रशासन का मनोबल गिराने का काम किया गया है, बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है। चाचा नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक देश ने और बिहार ने देखा है कि गांधी नेहरू गांधी परिवार कैसे इस देश पर थोप दिए जाते हैं। अब बिहार और देश की जनता समझदार हो गई है। नेहरू गांधी परिवार के कोई व्यक्ति को इस देश की जनता अब पसंद नहीं कर रही है। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, बेरोजगारी और पलायन ये अहम मुद्दे हैं। राज्य आज इन मुद्दों से त्रस्त है और राज्य के इन मुद्दों पे नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फिसड्डे साबित हो रहे हैं और इसलिए अब नीतीश कुमार जी का राज और इस राज्य को नहीं चाहिए। पासवान परिवार का एक और चेहरा इस बार चुनाव में नजर आने वाला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के बेटे विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खगड़िया के अलौली से यशराज चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अलौली उनका घर है, वहां के लोगों का प्यार हमेशा उनके साथ रहता है। यशराज ने अपने चचेरे भाई और एलजेपीआरवी के प्रमुख चिराग पासवान पर निशाना साधा। तो हमारा पैतृक गाँव शहरबंदी आप सभी जानते हैं, और खगड़िया टाउन में तो हमारा ननिहाल भी, तो इसीलिए खगड़िया जाना और अलौली हमारा आना जाना, चाहे शहरबंदी हो,
ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अभी इसको एक राजनीतिक ट्विस्ट दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव का समय आ गया, लेकिन हमारा उद्देश्य मुख्य तौर से वहाँ पे राजनीतिक नहीं, वहाँ पारिवारिक ही ज़्यादा है। हम ऐसे भी जाते रहते हैं, अभी अब चुनाव का समय आ गया है तो एक नई बात निकल रही है। और खबर लालू प्रसाद के करीबी दानापुर विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी हुई है। रीतलाल यादव ने आज दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले रीतलाल ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि उनके विरोधियों को AK-47 जैसे हथियार भी मुहैया कराए गए थे। रीतलाल ने कहा कि वो दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। दानापुर विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू, चीकू और श्रवण ने मंगलवार को दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया था। इन लोगों के खिलाफ खगौल थाना क्षेत्र में एक बिल्डर से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। 11 तारीख को 10 बजे सुबह, अब 12 बजे मेरे पर कोस आता है। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रीतलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली जेब रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मेरे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा था। टीकू यादव और सुरेंद्र कुमार, पिंकू यादव और टिंकू कुमार, रीतलाल राय एलियस रीतलाल यादव एवं सरवन एलियस सरवन कुमार इस कांड में नामित अभियुक्त थे, जो न्यायालय में आज आत्मसमर्पण किया। क्या था मामला? मामला कुछ रंगदारी से मामले, झूठे मामले में इन लोगों को फंसाया गया है, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए। और अब बात झारखंड की सियासत की करेंगे। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। शरीयत वाले उनके एक बयान के विरोध में बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। रांची में शहीद चौक पर बीजेपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, आदित्य साहू शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। और चलिए अब सुनते हैं झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने शरीयत और संविधान को लेकर क्या कुछ कहा था। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा, उनके हाथ में संविधान है। और चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार की। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाज और हमलावरों ने हिंदू परिवारों के साथ जो कुछ भी किया, जिस तरह घर को जलाया, दुकानें फूंक डाली, हिंसा ने न जाने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। पलायन करने वाले लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। उन्हें 2 वक्त की रोटी की चिंता सता रही है। पीड़ित यहां मंदिर में शरण लिए हुए हैं। দুয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে, এখন আমরা ভয়ে, আমি 3টা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? কোনো রকমে যান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি 3টা বাচ্চা নিয়ে। 3টা বাচ্চার আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা, প্রশাসনকে বলছি আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা করে দেন। কি করে আমরা ওখানে থাকবো? সবই তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিয়েছে।
তিনটা বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। আমরা এসেছি এখানে, আমাদের ঘর দুয়ার সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কোথায় থাকবো? এখন এখানে এসেছি, আমরা মন্দিরে একটা বসবাস করছি, আমাদের এখানে রিলেটিভ আছে। তো কী করবো এখানে? এখানে খাওয়া দাওয়ারও অসুবিধা হচ্ছে। একজন আজকে একটু হেল্প করলো, মন্দিরে বসবাস করছি। এখন কিছু আমরা সুখ সুবিধা পাই না গো বাড়ির দিক থেকে। ঘর থেকে ছেড়ে এসেছি। আমার নাম অসিত কুমার সাহা। আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের বাড়ি ঘর যা ছিল সব পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিয়েছে, ভাঙচুর করে দিয়েছে। এখন আমরা যান বাঁচাবার জন্য, আমার একটা দাদু আছে, দাদুটা শ্বাসকষ্ট, ওকে নিয়ে তো আমি কোনো জায়গাতে পাঠাতে পারবো না। দাদু দিদিকে সবাইকে নিয়ে যতটা পেরেছি, যেখান দিয়ে পেরেছি যান বেঁচিয়ে পেলে এসেছি। হ্যাঁ, এখন আমরা বসবাস করছি একটা মন্দিরে, বাজরংবালী মন্দিরের কাছে। এখন আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে এখন কিছু পাইনি, हेल्प पाई नहीं। ऐसी कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि किस किस क्षेत्र में वो आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग और भी पूरे फील्ड से सर्वे करा रहे हैं। तो जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा या जिस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र से इंफॉर्मेशन मिलती है मुखिया या पंचायत के माध्यम से, तो हम लोग इसका आपको जानकारी देंगे। मुर्शिदाबाद में कैसे हुआ जुल्म? पश्चिम बंगाल से पलायन कर झारखंड पहुंचे पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती सुनाई। कहा लूटी गई दुकानें जला भी दी गई। मुसलमानों ने हमला किया, वे घर में घुस गए, सब कुछ लूट लिया, चीजों को तोड़फोड़ दिया और सभी पैसे भी ले लिए। बाजार में जैसे थी रामनवमी का पूजा हुआ था, सब राम मंदिर का झंडा उड़ा रहा था, तो मुसलमान लोग लाइट शो कर दिया। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अपना मायके मिर्जा चौकी। हाँ, जयकार मनाए चले तो में बम उम फेंका लागल। अब बाजार से फेंकते फेंकते रानीपुर हमरा बेटी चले, हमरा बेटी दुकान जरा दिलकै, घर जरा दिलकै, बकरी खस्सी सब लेके चलो गेले। आर तब थाना पर बेच कर आप लोग जान बचाइए। तब राते रात अलो हम दुगुना पैसा ले हम टम्पो गला। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही घटना पर अपनी चिंता जताई और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। जो सीमाओं पर बीएसएफ रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है, एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रहे हैं? एक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हिंसा क्यों हो रही है? किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है। वहीं मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई है, जहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंटा और फिर उसके शव के नीचे सांप को दबा दिया। दबे होने पर सांप ने आदमी को 10 बार डसा। वारदात के बाद पत्नी ने बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह जब घर वाले उठे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजनों को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है। बुधवार की देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है और इसके बाद पुलिस ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया है। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने जुर्म कबूल भी कर लिया। मामला मेरठ के बहसूमा थाना इलाके की अकबरपुर सादात गांव का है। आप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि स्मूदलिंग आया है और छोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त व्यक्ति अमित की पत्नी रचिता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरजीत को गिरफ्तार किया गया है। और निगरानी का छापा एएसओ मुकुल कुमार के यहां छापेमारी हुई है। 3 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। पटना, पूर्णिया,
भागलपुर में रेड पड़ी है आय से अधिक संपत्ति का ये मामला। 56 लाख रुपए का ज्यादा का खुलासा हुआ है। पूर्णिया में अब भी छापेमारी लगातार चल रही है। निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है। एसओ मुकुल कुमार के यहां ये छापा पड़ा है। 3 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम छापेमारी की है। पूर्णिया, भागलपुर समेत एक और जगह पर यह छापेमारी हुई, यानी कि राजधानी पटना में भी छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब तक 56 लाख रुपए से ज्यादा का खुलासा हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।